हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर है कंटेनर मैकेनिक्स से, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, और आज ये हमारे पास लेक्चर 10 इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर्स के साथ ही हमारे पास सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और ये हमारे पास एडवांस कंटेनर मैकेनिक्स से नौकार पब्लिकेशंस की बुकें रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास इस यूनिट सेकंड के आखिरी लेक्चर्स के अंदर हम एक दो एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक हम 5 एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज आप सीरियल वाइज हेडिंग डालेंगे तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, और ये हमारे पास नौकार पब्लिकेशंस की बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 12 है। और अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो ये हमारे पास बुक्स है, उसके अंदर पेज नंबर है ये हमारे पास 77। ठीक है भाई, ये हमारे पास पेज 77 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 12 के नाम से दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल अक्सर हमें एग्जाम में पूछा करते हैं। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल भी है और हमारे टाइम भी नहीं खाने वाला है, और पूरे 10 नंबर का मिलेगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लिखा हुआ तो इजी है, टाइम नहीं लगेगा। पूरे 5-5 नंबर का एक पार्ट ये ए और दूसरा पार्ट ये बी। तो चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ देखिएगा आप। ठीक इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल अक्सर हमें एग्जाम में पूछा करते हैं। क्या कह रहा है भाई, इफ सिग्मा आई जे इज इक्वल टू, ऐसे दे रखा है 3y1 y2 5y2 की होल स्क्वायर 0, फिर 5y2 की होल स्क्वायर 0 0 2y3 0। क्या बोल रहा है हमें, एक पहले निकालना है फाइंड स्ट्रेस वेक्टर एट ए पॉइंट P 2 1 और √3। ठीक है भाई, 2 1 और √3 ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस हमारे पास ऐसे है y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये पूछ रहे हैं। दूसरा फिर से पूछ रहा है फाइंड बॉडी फोर्स कंपोनेंट, और बॉडी फोर्स कंपोनेंट इस यूनिट के लेक्चर्स 1 में ही मैं समझा चुका था कि बॉडी फोर्स अक्सर हमारे पास ऐसे होगा, डेंसिटी इंटू एफ ऑफ आई। इफ द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर आपके याद है तो क्या होती है, सिग्मा आई जे और जे, सिग्मा जे आई और जे प्लस एफ आई कैप इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमारे पास फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, आर सेटिस्फाइड एवरीवेयर। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम एक एक प्रूफ करते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको गिवन पार्ट लिखना है, तो लिखिए हमारे पास से सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, यस इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर। ठीक है भाई, इसमें नाम नहीं लिखा है तो नहीं, आप सीधा भी लिख सकते हो, और आपको याद आ जाए तो लिख देना ये स्ट्रेस टेंसर है। इसको आप लिख सकते हो सिग्मा आई जे। ये हमारे पास कैसे दिया हुआ भाई, 3y1 y2 5y2 स्क्वायर और 0। और देखो अगर रो को चेंज करूंगा कॉलम में तो वापस यही ऐसा हमें दिया हुआ है, 0 2y3 0 आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ, आप देख सकते हैं हमारे पास देखो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, मतलब ये सिमेट्रिक है, मतलब इसके बराबर हम सिग्मा जे आई लिख सकते हैं। और इसे हमने मान लिया गिवन पार्ट है, तो इक्वेशन नंबर 1 गिवन पार्ट है, तो हमने मान लिया इसको, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, एक तो हमें ये दिया हुआ है। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड स्ट्रेस वेक्टर। देखिए अब आप लगा लिए ए पोजिशंस के ऊपर, ये है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड, शो नहीं करना है भाई, फाइंड करना है स्ट्रेस वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है भाई, स्ट्रेस वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है भाई, स्ट्रेस वेक्टर
और आपको पता है स्ट्रेस वेक्टर को आप किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा आई विच इज गिवन बाई, लास्ट लेक्चर में भी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था स्ट्रेस वेक्टर कैसे लिखा जाता है, तो लिखेंगे विच इज गिवन बाई, जो हमारे पास कैसे दिया जाता है, तो आपको पता है सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा जे आई इंटू एन जे, सिग्मा जे आई इंटू एन जे, ऐसे हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। सिग्मा जे आई हमें ये दे रखा, सिग्मा आई जे लिखो या सिग्मा जे आई लिखो, ये ऑलवेज हमारे पास क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। अब बस हमें चाहिए तो एन जे चाहिए, हमें चाहिए तो एन जे कैप चाहिए, या तो आप इसे एम जे लिखो या आप इसको यूनिट नॉर्मल भी बोल सकते हो, या आप इसको एक यूनिट नॉर्मल भी बोल सकते हो। ये कैसे निकालें, इसके लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। तो देखिए क्या करें, फाइंड स्ट्रेस वेक्टर एट पॉइंट P ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सिलेंड्रिकल सरफेस एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P यही पॉइंट P है। ठीक है, मैंने डॉट लगा रखा, मैं हटा देता हूं, ये डॉट क्वेश्चन को फुल स्टॉप हो गया, मतलब यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि हियर गिवन सिलेंड्रिकल सरफेस, ध्यान से देखना, हियर गिवन सिलेंड्रिकल सरफेस, हियर गिवन सिलेंड्रिकल सरफेस कैसे दे रखी है हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस, तो ये दे रखी है y2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट P, और इस P के कोऑर्डिनेट क्या है, ऊपर लिख रखा है 2 1 रूट 3, ऊपर लिख रखा है कोऑर्डिनेट 2 1 रूट 3 एट पॉइंट P। सो लेट, अब इस सरफेस को मानो आप, सो लेट इस सरफेस को, या सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको हम एक बार फाई से डिनोट कर देते हैं। तो ये सरफेस हमारे पास कितनी आ गई, y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर से -4। ठीक है भाई, अरे भाई कोई भी सरफेस या प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जैसे p इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने एक बार बोल दिया फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, या फाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, y2 स्क्वायर से प्लस y3 स्क्वायर से -4। ठीक है, अब ये हमारे पास सरफेस है इज टेंजेंट, तो यहां हमारे पास सरफेस है ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट, पूरा लिख देना, ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट, ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट, और ये हमारे पास एक प्लेन है या एक टेंजेंट है। आपको पता है हमेशा ऐसे होता है, जैसे ये मान लो हमारे पास कोई ये आ गया, इसका टच करते हुए टेंजेंट और इसके 90 डिग्री बनाते हुए नॉर्मल एन कैप। ठीक है, तो ये अपन लेक्चर्स 1 और 2 के अंदर जब हमने बेसिक लेक्चर सीखा था तब हमने बताया था, इसमें नहीं, यूनिट फर्स्ट के अंदर जब आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़े थे तब हमने बताया था कि अगर हमारे पास सरफेस गिवन है तो हमेशा क्या लगेगा, डाइवर्जेंसी लगेगा ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट। सो ग्रेड फाई, इसके क्या लगेगा, ग्रेडियंट लग जाएगा, ग्रेडियंट फाई, इसके हम क्या लगा देंगे भाई, ग्रेड फाई लगा देंगे। और ग्रेड फाई का मतलब हमारे पास ऑपरेटर वेक्टर इंटू फाई, ऑपरेटर इंटू फाई। ठीक है, तो यहाँ हमें ग्रेड फाई निकालना है। अब देखिए हमारे पास एक बार ऑपरेटर बताइए, थोड़ा नॉर्मल से समझिए। ऑपरेटर वास्तव में आपके पास ऐसे होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, हमने बताया था बेसिक लेक्चर्स यूनिट फर्स्ट के स्टार्टिंग में बताए थे, जो 3 लेक्चर थे मैंने ये भी बताया था, वो हर एक यूनिट के अंदर काम आने वाले हैं। तो आपको पता आई कैप जे कैप के कैप हटा के हम क्या लिखते हैं, E1 E2 और E3। ठीक है, ये पहचान हो गई हमारे कंटेनर मैकेनिक्स की, E1 E2 एंड E3। और एक्स वाई जेड हटा के आप क्या लिखते थे भाई, Y1 Y2 Y3, Y1 Y2 और Y3। तो इसका मतलब मैं यहां भी ऐसे ही लिख लूं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
E1 वेक्टर डेल बाई डेल Y1 प्लस E2 वेक्टर डेल बाई डेल Y2 प्लस E3 वेक्टर डेल बाई डेल Y3 और इनटू में क्या है फाई, इनटू में हमारे पास क्या है फाई, फाई का मतलब Y2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर प्लस Y3 स्क्वायर माइनस 4, Y2 स्क्वायर प्लस Y3 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास अक्सर इस ऑपरेटर का मतलब यहां पर होता है। ठीक है भाई, यहां पर हमारे पास ये इसका मतलब होता है। तो हमारे पास ये ए पॉइंट चल रहा था, इस इक्वेशंस को ध्यान में रखना भाई। मैं एक बार यहां लिख लेता हूं इक्वेशंस 2, ये तो हमें फाइंड ही करनी है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा जे आई इंटू एन जे, सिग्मा जे आई इंटू एन जे। ओके भाई, तो हम यहां तक आ चुके। अब आप इसे थोड़ा और सोल्व कर लो। तो यह तो आ जाएगा ग्रेड फाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास ग्रेड फाई इज इक्वल टू, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा E1 वेक्टर डेल बाई डेल Y1 Y2 स्क्वायर प्लस Y3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस E2 वेक्टर डेल बाई डेल Y2 डेल बाई डेल Y2 Y2 स्क्वायर प्लस Y3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस E3 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डेल बाई डेल Y3 और ये Y2 स्क्वायर प्लस Y3 स्क्वायर माइनस 4 Y3 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब आपको पता है ये पार्शियल डेरिवेटिव है या यूं कहें आंशिक अवकलन है, तो Y1 के सापेक्ष करेंगे, बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, प्लस E2 वेक्टर Y2 के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा 2Y2 Y3 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, और E3 Y3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट Y3 स्क्वायर्स का 2Y3 और ये 4 कांस्टेंट। मतलब हम कुल मिला के क्या ले आए, वास्तव में हमारे पास ग्रेडियंट फाई कितना आ गया, तो वास्तव में हमारे पास ग्रेड फाई कितना आ गया, ये 0 2E2 वेक्टर 2E2 वेक्टर इंटू Y2 और 2E3 वेक्टर इंटू Y3, 2E3 वेक्टर इंटू Y3। ठीक है, ये हमारे पास इस सरफेस होने की वजह से, सरफेस को हमने फाई और ग्रेडियंट निकाला तो ये हमारे पास ग्रेड फाई आ गया, मतलब इस सरफेस का ग्रेडियंट हमने ले लिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से आ गया और टारगेट है वो एनजे कैप को निकालना है, यानी यूनिट नॉर्मल को निकालना है। ठीक है, और देखो साथ साथ ये सरफेस है एट पॉइंट पी के ऊपर है, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, और पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 1 रूट 3, 2 1 रूट 3, देन ग्रेड फाई, इसके ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये 2E2 वेक्टर Y2 की जगह क्या रखोगे भाई 1, 2E3 वेक्टर Y3 की जगह क्या रखोगे रूट 3, मतलब कुल मिला के हमारे पास है 2E2 वेक्टर, 2E2 वेक्टर प्लस 2 रूट 3 E3 वेक्टर। भाई ये इक्वेशन आ गई, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू E1 वेक्टर, पूरा बना के लिखें तो 0 इंटू E1 वेक्टर प्लस 2 इंटू E2 वेक्टर, 2 इंटू E2 वेक्टर प्लस 2 रूट 3 इंटू E3 वेक्टर। इसको आप एक बार नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, इसको हम नाम दे देंगे एक बार इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ गया, और ग्रेडियंट आ गया तो अब हम आसानी से इसका यूनिट नॉर्मल एनजे निकाल सकते हैं। तो लिखिए हेन से यूनिट नॉर्मल, हेन से यूनिट नॉर्मल, अतः हमारे पास यहाँ यूनिट नॉर्मल क्या आ जाएगी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट 2 1 रूट 3 हैं, इज कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास से एन कैप। तो ये यूनिट नॉर्मल क्या आ जाएगी एन कैप। ये ऐसा का ऐसा 0 इंटू E1 वेक्टर, 2 इंटू E2 वेक्टर,
2√3 इंटू E3 वेक्टर, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर इसी के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए हमारे पास एन कैप कितना आ गया, तो ये बचेगा हमारे पास 2E2 वेक्टर प्लस 2√3 E3 वेक्टर, 2√3 E3 वेक्टर, और नीचे ये तो बचेगा देखो 4 और 2 दूनी 4, 4 3 12, और रूट के अंदर 12 4 16 बाहर लाए 4, तो इसके भी नीचे 4 और इसके भी नीचे 4, मतलब कुल मिला के हमारे पास फाइनली एन कैप कितना आ गया। तो इस एन कैप के लिए हमें ग्रेडियंट फाई की ज़रूरतें पड़ी, है ना भाई। इस एन कैप के लिए हमारे पास इस ग्रेडियंट फाई की ज़रूरतें पड़ी, तो हम बोल सकते हैं वास्तव में हमारे पास एन कैप कितना आ गया। E1 तो इधर है नहीं, E1 तो हमारे पास इधर है नहीं, तो 0 कर दो। 1/2 E2 वेक्टर, 1/2 E2 वेक्टर, और √3/2, यस, √3/2 E3 वेक्टर, √3/2 इंटू E3 वेक्टर, ये आ गया हमारे पास एन कैप। अब आपको पता है एनजे में ढालना है, तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर लास्ट एग्जाम्पल, मतलब लेक्चर्स 9 के लास्ट एग्जाम्पल में मैंने समझाया था कि किस प्रकार कैप को आप जे बनाओगे। तो यहाँ एनजे के रूप में लिखेंगे तो ये कॉलम चला जाएगा, यहाँ E1 वेक्टर, यहाँ 1/2 और यहाँ √3/2, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था कि भाई आप सिग्मा आई को फाइंड कीजिए। तो एक तो हमें सिग्मा जे आई चाहिए, ये क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया हुआ है। दूसरा हमें एन जे चाहिए, ये सीधा सीधा नहीं दिया हुआ था, घुमा के दिया हुआ था कि किसी पॉइंट के, किसी प्लेन के किसी पॉइंट पी के ऊपर जो कि टेंजेंट है एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ऐसा होता है। तो ये घुमा के दिया, तो हमने इसको घुमा फिरा के निकाल लिया। ठीक है, अब लिख लो हेंस फ्रॉम इक्वेशन से 1 2 एंड 4, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 4 वी गेट, 1 2 एंड 4 वी गेट। तो वैल्यू रख दो सिग्मा आई, सिग्मा आई, सिग्मा जे आई का मतलब 3y1 y2, यह आ जाएगा हमारे पास 3y1 y2। ठीक है, 5y2 स्क्वायर, 5y2 स्क्वायर और 0, 5y2 स्क्वायर 0 और 2y3 और 0, 2y3 और 0, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास किसके साथ है, सिग्मा जे आई इंटू एन जे। तो ये यहाँ से तो हमने सिग्मा जे आई की वैल्यू रख ली, इंटू में एन जे है हमारे पास 0 1/2, 0 1/2 और √3/2। तो आपको पता है ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 1 का है, क्या मल्टीप्लाई होगा, यस। आंसर कितना आएगा 3 क्रॉस 1 के अंदर, आंसर कितना आएगा हमारे पास 3 क्रॉस 1 के अंदर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, देखिए ध्यान से, इसको इससे किया 0 आ गया, इसको इससे करेंगे तो 5/2 y2 स्क्वायर, इसको इससे किया 0, लिखने की जरूरत नहीं। फिर इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे करेंगे तो √3y, √3 अलग है और y अलग है, ये 0, इसको करेंगे तो y3 और ये 0, इसको करेंगे तो ये y3 और 0। और साथ साथ ये किसके ऊपर निकालना है, एट पॉइंट P। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि फाइंड करो स्ट्रेस वेक्टर को, तो यहाँ हम स्ट्रेस वेक्टर निकाल के ले आए सिग्मा आई। सो स्ट्रेस वेक्टर एट पॉइंट P, सो स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई एट पॉइंट P 2 1√3 इज। तो रख दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ y2 का होल स्क्वायर है, तो y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस यही आ जाएगा क्या, तो ये 5/2। y का मान कितना है भाई, ये रहा, यहाँ कितना था भाई हमारे पास से, देखो ये क्या था, ये 0 और ये y3 था भाई,
ये y3 था, इसे मल्टीप्लाई करके लाओगे। y3 हमारे पास कितना है √3, √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और y3 सीधा सीधा यानी √3 हमारे पास है सीधा सीधा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा i अपना आंसर आ गया। ठीक है, सिग्मा i हमारे पास आंसर आ गया। तो लास्ट में कैसे लिखोगे, इस सिग्मा i को एट पॉइंट P के ऊपर ये हमारे पास है ऐसे आ गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस स्ट्रेस वेक्टर इज गिवन एज। लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, हेंस स्ट्रेस वेक्टर इज गिवन एज। लास्ट में क्या लिखेंगे, जैसे देखो इस कैप को लगा के ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिखेंगे, हेंस स्ट्रेस वेक्टर, हेंस रिक्वायर स्ट्रेस टेंसर, सॉरी स्ट्रेस वेक्टर लिखना भाई, स्ट्रेस वेक्टर इज गिवन बाई कैसे दिया जाएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले 5/2, इसके साथ लगा देंगे E1 वेक्टर, फिर आएगा 3, इसके साथ लगा देंगे E2 वेक्टर प्लस √3, इसके साथ लगा देंगे E3 वेक्टर। ठीक है, जैसे इसको ऐसे ढाला था तो इसको वापस इस पोजीशन से इस पोजीशन में, यानी इसको इस पोजीशन से वेक्टर पोजीशन में लेके आएंगे तो यही हमारा रिक्वायर आंसर है, यही हमारे पास रिक्वायर आंसर है। तो वेरी सिंपल था, बस हमें एनजे का मान सीधा सीधा नहीं हुआ, एक सरफेस को घुमा के किसी पॉइंट के ऊपर ही दे दिया है। ठीक है, तो हमें ऐसे बहुत ही बारीकी से इनके रिजल्ट्स को निकालेंगे, तब हम इजीली इस आंसर्स को डिफाइन कर पाएंगे। ओके, अब आ जाइए सेकंड पढ़िए। सेकंड क्या कहता है, फाइंड बॉडी फोर्स कंपोनेंट। ओके, हमारे पास यहाँ बॉडी फोर्स के कंपोनेंट ढूंढने हैं, है ना भाई, हमारे पास यहाँ बॉडी फोर्स के कंपोनेंट ढूंढने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये तो फिक्स में गिवन है, ये तो हमारे पास सिग्मा ij या सिग्मा ij ये तो फिक्स में गिवन है। उसके बाद हमें ए वाला पूछ रहा है, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें बी वाला पूछ रहा है, इसको हमें निकालना है। क्या कह रहा है हमारे पास, ऐसे देखना, ये देखिए फाइंड, हियर वी हैव टू फाइंड, तो आप बी लगा के लिखिएगा, here we have to find, here we have to find, here we have to find body force component, body force component, body force component, बॉडी फोर्स कंपोनेंट। अर्थात हमें क्या फाइंड करना है, अर्थात हमें क्या फाइंड करना है। तो आप ध्यान दीजिए, बॉडी फोर्स हमारे पास हम लेक्चर्स 1 के अंदर इसी यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं, लिखना मत एक बार, वहाँ मैंने बताया था कि बॉडी फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका आंसर्स होता है, ये इसका हमारे पास आंसर से होता है। तो ये तो बॉडी फोर्स का फॉर्मूला हो गया। हमें क्या चाहिए, बॉडी फोर्स के कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट चाहिए, यानी हमें Fi फाइंड करना है, यानी हमें Fi फाइंड करना है। या हमारे पास F1 क्या आएगा, F2 हमारे पास क्या आएगा, F3 हमारे पास क्या आएगा, इनके हमें आंसर से फाइंड करने हैं। या तो Fi या हमारे पास F1, F2, F3 हमारे पास क्या आएंगे, इसके हमारे पास आंसर्स फाइंड करना है। ध्यान देना, केवल पूछता कि फाइंड बॉडी फोर्स, तब हमें कैप ये निकालना होता, रो इंटू 7 आ जाता। अब हमें कंपोनेंट पूछा है, तो ये तो डेंसिटी है पता ही है, तो ऐसी कैसी रहेगी, तो ये कंपोनेंट हो गई। ठीक है, इफ द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर सेटिस्फाई, इफ का मतलब भाई, अब आप भावना समझ के देखो क्वेश्चन की, क्या कहना चाह रहा है ये, गिवन का काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, गिवन का काम करेगा कि नहीं करेगा। ये बोल रहा है कि फाइंड बॉडी फोर्स कंपोनेंट इफ द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एवरीवेयर। तो लिखेंगे हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है। हियर इट इज गिवन दैट द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, द फोर्स इक्विलिब्रियम, द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एवरीवेयर,
यस, एवरीवेयर का मतलब है इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, जहाँ कितने भी पॉइंट हो, हर पॉइंट के ऊपर इसकी फोर्स इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड एवरीवेयर, एवरीवेयर। अर्थात, और अर्थात को हम लिखेंगे आई ई, है ना। फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। अब बताइए फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है? सिग्मा जे आई और कोमा जे, यस, सिग्मा जे आई कोमा जे प्लस रो इंटू एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेटिस्फाई होती है। और इस क्वेश्चन में हम इक्वेशंस 4 तक मान चुके हैं, इसे आप इक्वेशंस 5 है मान लेना। इसे आप क्या करोगे भाई, इक्वेशंस नंबर 5 है मान लेना, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, ध्यान देना, ये इक्वेशंस हमारे पास सेटिस्फाई है। आंसर्स हमें ये लेके आना है, आंसर्स में हमें F1, F2, F3 ढूंढना है या F ऑफ I ढूंढना है, ठीक है। ये मैं बाद में वापस लिख लूंगा। आंसर्स में हमें F1, F2, F3 ढूंढना है। गिवन के नाम पे हमारे पास या तो अब इक्वेशंस 1 है या फिर यहाँ इक्वेशंस 5 काम करेगी, है ना भाई। गिवन के नाम पे हमारे पास या तो इक्वेशंस 1 है या हमारे पास इक्वेशंस 5 काम करेगी। अब आप बताइए यहां से सिग्मा जे आई कैसे निकालोगे? यस, यहां से हम सिग्मा जे आई कैसे निकालेंगे? सिग्मा जे आई कोमा जे, सिग्मा जे आई हमें ये दे रखा, ठीक है भाई, सिग्मा जे आई हमें ये दे रखा, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं यहां 1 लिखूं, यहां 1 लिखूं, ये ऐसे करो, सिग्मा जे आई हमें ऐसे दे रखा है, मैं एक बार लिख देता हूं वापस से, 3y1 y2 5y2 स्क्वायर्स और 0, फिर 5y2 स्क्वायर 0 और 2y3 और 2y3 और 0 2y3 और 0। ये आपको पता वास्तव में किसके बराबर होती है? ये पद है, ये हमारे पास है सिग्मा 1 के बराबर, ये सिग्मा 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 2 के बराबर, 2 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 3 के बराबर, 3 के बराबर, 3 के बराबर। और निकालना क्या है हमें, वो भी ध्यान देना, हमें निकालना है F1, F2 और F3। इनके डाटा हमारे पास क्या आएंगे, हमें वो निकालना है। इनके डाटा हमारे पास क्या आएंगे, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहां मैं लिखूंगा इस पोजीशन के लिए 1 into 1। ऐसे एग्जाम्पल हम पिछले वाले लेक्चर्स 9 में और 8 में दोनों में कर चुके हैं। 1 और 1 लिखूंगा तो ये देखिए जे की जगह क्या आ रहा है 1, जे की जगह क्या आ रहा है 1, आई की जगह भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, आई की जगह भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सिग्मा 1 की पोजीशन क्या है, ये रही, देखिए सिग्मा 1 की पोजीशन ये रही, इसका 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, यानी y1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो y1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3y2। तो हम लिखेंगे सो सिग्मा जे आई और कोमा जे। एक बार हम केवल इस पार्ट की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, आगे वाला छोड़ो, एक बार केवल इस पार्ट की बात कर लेते हैं। सिग्मा जे आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम रखेंगे 1 और 1, तो यहां अपने आप j की वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 का मतलब y1 है, 1 का मतलब y1, 2 का मतलब y2, 3 का मतलब y3 है। अरे आपको पता है ना ये सिग्मा कोमा j होता है, इसका मतलब वास्तव में ऐसे होता है डेल सिग्मा अपॉन डेल x की j, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3, y1 y2 y3। तो यहां हमारे पास से फर्स्ट पोजीशन क्या आ गई 3y1 y2, इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा 1 के रिस्पेक्ट में, नहीं y1 के रिस्पेक्ट में कीजिए 3y2 आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया भाई 3y2 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 3y2 आ गया। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, यहां j i और j इज इक्वल टू, ये पोजीशंस आ गई हमारे पास 3y2, ये पोजीशंस आ गई हमारे पास 3y2। अब यहां आ जाइए 1 और 2 है, मतलब j की जगह है 1, i की जगह है 2, j की जगह है 1, i की जगह है 2, j की जगह है 1, तो मतलब वापस 1 के रिस्पेक्ट में इसका होगा, है ना भाई, वापस हमारे पास 1 की रिस्पेक्ट में होगा। ये ऐसे देखो पूरी स्टेप्स के अंदर ही चलेंगे भाई,
ठीक है, अपन इसका पूरी स्टेप्स के अंदर ही चलेंगे, तो ऐसे हमारे पास ये दिक्कत करेगा। ये ऐसे देख लो एक बार, 1 के लिए इस प्रकार से चलेंगे, फिर 2 के लिए चलेंगे। अब की बार देखो ऐसे है भाई, गलत कर रहा हूं मैं, i की जगह है 1 है, ये पोजीशंस i की है और ये पोजीशंस j की है। i की जगह है क्या है हमारे पास 1 है, i की जगह हमारे पास 1 है, j की जगह है 2 है। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, j के रिस्पेक्ट में, यानी आप इसका 2 के रिस्पेक्ट में यानी y2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y2 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 y2, 5 दूनी 10 y2, ठीक है। इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 3 के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, डायरेक्ट यहीं से देख लो। इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, 1 के रिस्पेक्ट में, देखो ये रहा, j का मान कितना है 1, भाई यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है, j के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए j की वैल्यू 1 है, तो इसका y1 के सापेक्ष किया 3y2, यहाँ j की वैल्यू 2 है, 2 के रिस्पेक्ट में किया 5 दूनी 10 y2, 3 के रिस्पेक्ट में किया 0 आएगा। यहाँ 1 के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, यहाँ 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 है तो y1 का 0 आ जाएगा, ये 0 है इसका 0 आ जाएगा। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 आ जाएगा, इस 0 का 0, इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में, तो y2 है नहीं 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये हमने मान निकाल लिया सिग्मा j i j, हेंस फ्रॉम इक्वेशंस 5, ठीक है भाई। तो ये हमने सिग्मा j i कोमा j निकाल लिया। अब हम लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन से 5, हेंस फ्रॉम इक्वेशन से 5 है। तो ऐसे हमने गिवन इक्वेशन 1 को काम में लेना है। इसके अंदर यही समझने वाली इंपॉर्टेंट बात थी, इसके अंदर हमारे पास यही समझने वाली इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। हेंस फ्रॉम इक्वेशंस 5 आप लिख सकते हो, हेंस फ्रॉम इक्वेशन से 5, फ्रॉम इक्वेशन से 5। सबसे पहले तो हम लेके चलेंगे, इसकी जगह 1 रखिए, तो ये अपने आप इस पोजीशंस के ऊपर ही आ जाएगा 3y2, ये ऐसे लिख लीजिए सीधा, ये तो आ जाएगा हमारे पास 3y2 प्लस 10y2 प्लस 0 प्लस 0 और रो इंटू f1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0 और 2, कैसे भी करना मल्टीप्लाई करके लाओगे, ये आएगा 2 रखेंगे तो ये f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, और ये क्यों ऐड होते हैं, ये आपने लास्ट ईयर लेक्चर्स 9 देखा होगा, 8 देखा होगा, जब हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस वगैरह निकाल रहे थे, उसी से हम ये वापस निकाल रहे हैं। ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास हमारा आंसर्स आ गया है, ठीक है भाई, ये हमारे पास अपना आंसर्स आ गया। ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, अतः हमने यहाँ आंसर से रख दिया। निकालना क्या है हमारे पास f1, तो यहाँ से निकालिए और डायरेक्ट निकाल लीजिए चाहे आप। ये कितना हो जाएगा 10 और 3 13, इधर आ जाएंगे माइनस के 13y2, माइनस के 13y2 रो का आ जाएगा भाग, ठीक है। यहाँ से निकालिए आप f2, यहाँ से निकालिए f2, ये 2 चला जाएगा माइनस में, रो का आ जाएगा भाग। यहाँ से आप निकालिए f3, ये 0 है तो ये रो चला जाएगा 0 के अंदर। विच इज रिक्वायर बॉडी फोर्स कंपोनेंट, विच आर रिक्वायर्ड बॉडी फोर्स, क्या पूछा था, बॉडी फोर्स कंपोनेंट, बॉडी फोर्स कंपोनेंट, बॉडी फोर्स कंपोनेंट, अर्थात हमने f ऑफ i निकाल ही लिया। कितना, पहले f1, पहले हमारे पास f1, फिर हमारे पास f2, फिर हमारे पास f3, और यही हमारे पास अपना रिक्वायर आंसर्स है। तो ऐसे हमारे पास अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो हम इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालेंगे ताकि अपना रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आए, ठीक है। तो ये सब बातें ऐसे प्लस क्यों होते हैं, ये आप लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने खूब किए हैं ऐसे क्वेश्चंस प्रिंसिपल डायरेक्शंस वगैरह के, तो आप उन्हें अच्छे से समझ चुके हैं। तो भाई ऐसे चलना है हमारे पास किसी भी क्वेश्चंस के स्टेप बाय स्टेप में। अब आप वापस पलट के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अतः ये क्वेश्चंस हमारे पास 10 नंबर का ही पूछने वाला है।
ठीक है भाई। अतः ये क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम से 10 नंबर्स का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से ठीक ठीक हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस या एग्जाम्पल हमें अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हमें एग्जाम के अंदर पूछ लिया करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन से जो 1-2 बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, ठीक ठीक हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, हमारे पास अब आप लगाओगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। अभी तक 6 तक कर चुके, अब आप लगाओगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। और ये हमारे पास नौकार वाली बुक के अंदर, बुक का पता ही है ना आपके पास, ये एडवांस कंटेनर मैकेनिक्स वाली चल रही है, इसके अंदर पेज 48 के ऊपर है। एग्जाम्पल नंबर 2 से दे रखा है, आपको पता ना टॉपिक के हिसाब से एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसलिए हम अपने जो करते आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने इसको सीरियल नंबर यहाँ दे दिया है। क्या कहता है एग्जाम्पल, साथ साथ ही समझते चलिए। इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, आप लिखते जाइए भाई साथ साथ। इन स्ट्रेस प्रॉब्लम, in plane stress problem the stress component sigma 1 3 sigma 2 3 sigma 3 3 is equal to 0 and the remaining यानी जो बचे हुए हैं आर फंक्शंस ऑफ y1 एंड y2 ओनली। यहाँ से बहुत ही शानदार बात हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है भाई, y1 एंड y2 ओनली है। इफ द बॉडी फोर्स कंपोनेंट, अभी अभी निकाले थे ना बॉडी फोर्स कंपोनेंट F1 F2 F3, तो ये आप फिर से आ गया। इफ द बॉडी फोर्स कंपोनेंट एंड बॉडी मोमेंट आर इक्वल, एंड बॉडी मोमेंट आर इक्वल टू 0, मतलब अब की बार हमारे पास बॉडी फोर्स के कंपोनेंट और इसका बॉडी का मोमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। फाइंड ए रिलेशंस बिटवीन, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख देता हूं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन द नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट, and a single function phi y1 y2 so that all equilibrium equations are satisfied। ठीक है, ये क्वेश्चंस भले ही आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, बट इसका आंसर्स हमारे पास से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम 100% कर पाएंगे। छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होने चाहिए, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक बार पलट के वापस पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। इन दी प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम द स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा 1 3 भी 0, सिग्मा 2 3 भी 0, सिग्मा 3 3 भी 0 एंड द रिमेनिंग आर फंक्शंस ऑफ, और जो बचे हुए हैं वो y1 एंड y2 फंक्शंस ओनली हैं, y1 एंड y2 फंक्शंस ओनली हैं। इफ द बॉडी फोर्स कंपोनेंट एंड बॉडी फोर्स मोमेंट आर इक्वल टू 0 या आर टू 0, मैंने सीधा लिख दिया ना, आर इक्वल टू 0, बॉडी फोर्स एंड मोमेंटम्स आर इक्वल टू 0, पूरा लिखो भाई, आर इक्वल टू 0
ये हमारे पास इक्वल टू 0 हैं, ये हमारे पास इक्वल टू 0 हैं। फाइंड ए रिलेशंस बिटवीन नॉन जीरो स्ट्रेस, किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, एक तो नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट एंड ए सिंगल फंक्शंस फाई सो दैट ऑल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, और ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सेटिस्फाइड ही करते हैं। यानी इसके अंदर सब कुछ ही गिवन है, बस छोटी छोटी एक दो बात हमें को रिलेशन से निकालना है। तो आप एक चीज सीखिए हमारे पास है, हालांकि कंटेनर मैकेनिक्स हमारे पास ऐसे होता है y1 y2 y3, y1 y2 और y3। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो फंक्शन है, या ऐसे देखो सिग्मा आई जे स्ट्रेस टेंसर की हम बात करें, सिग्मा आई जे की हमें यानी स्ट्रेस टेंसर्स की बात करें तो ये हमारे पास ऐसे होता है सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13, सिग्मा 22, 23, सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33। ध्यान से देखिए भाई, ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर होता है। तो इन्होंने स्ट्रेस बीच में टेंसर शब्द स्किप कर रखा है, देगा नहीं बड़ा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस टेंसर से कंपोनेंट है। यहाँ भी इन प्लेन स्ट्रेस टेंसर्स प्रॉब्लम, तो बीच में टेंसर शब्द यहाँ स्किप है। यहाँ देखिए हमारे पास फंक्शंस ऑफ y1 एंड y2 ओनली, यानी y3 का कोई रोल ही नहीं है, y3 का हमारे पास कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब ये 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कोई रोल ही नहीं है। चलिए लिखते जाइए साथ साथ ताकि हम अपना सॉल्यूशंस वगैरह निकाल सकें। तो क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास, इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो आप यही लिखिए इट इज गिवन दैट, ऐसे हमें दिया हुआ है इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, इन प्लेन स्ट्रेस, इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, it is given that in plane stress problem the stress component sigma 13 is equal to 0, sigma 13 is equal to 0, sigma 23 is equal to 0, sigma 33 is equal to 0। ध्यान से देखो sigma 13 is equal to 0, इसका उल्टा सिग्मा 31 भी 0, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, ये एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं। 130 तो 31 230, ये देखिए 230 तो 32 भी 0, 230 तो 32 भी 0, 330 330। और ये बात हम पहले लिख चुके हैं, मतलब इस क्वेश्चन में हमें इतना ही दिया कि स्ट्रेस कंपोनेंट ये हमारे पास 0 है, 130, इसका उल्टा ये भी 0, ये 0, उसका उल्टा ये 0 और ये भी 0। तो हमने देखा कि ये 0 होने के बाद इसका तो कोई रोल बचा ही नहीं है ना भाई, इसका तो कोई रोल हमारे पास बचा ही नहीं। तो ये एक प्रकार से 2 क्रॉस 2 आ गए कि नहीं आ गए, एक फंक्शंस 3 वाला फंक्शंस गायब हो गया, तो आगे ये बात भी दे दी एंड द रिमेनिंग आर फंक्शंस ऑफ y1 एंड y2 ओनली, यानी यहां से y3 गायब हो गया। तो यहां तक तो एक तो ये लिख लिया हमने कि इन ए प्लेन स्ट्रेस, देखते चलिए भाई, मैं डिलीट करता चलूंगा क्वेश्चन ताकि काबू में आए अपने और अपने इसे कर सकें। ऐसा हमें दिया हुआ इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने लिख लिया है। एंड ऑल्सो गिवन दैट हमें यह भी दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन दैट द रिमेनिंग आर फंक्शंस, द रिमेनिंग फंक्शंस ऑफ, सीधा लिख लो, आर हटा दो या लिखो तो कोई बात नहीं, ऑफ y1 एंड y2 ओनली, y1 एंड y2 ओनली, y1 एंड y2 ओनली। अब इसको आप जैसे f बोल दिया कि f हमारे पास y1 और y2 का है, और यहां ब्रैकेट में से लिख दो, हमने इसको ऐसे ही f कह दिया, ठीक है भाई, ऐसे ही हमने इसको क्या कह दिया, f कह दिया। कुछ ऐसा कहना वो मैच ना हो, ठीक है, आगे मैच ना हो। तो ये हमारे पास इसके फंक्शंस हैं y1 एंड y2 ओनली के। आगे देखिए इफ द बॉडी फोर्स, मतलब फिर से गिवन का काम करेगा, ऑल्सो द बॉडी फोर्स, या एरो का साइन लगा के लिखेंगे, ऑल्सो गिवन, हमें यह भी दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन द बॉडी फोर्स, हमें यह भी दिया है, ऑल्सो गिवन द बॉडी फोर्स कंपोनेंट, ऑल्सो
also given the body force component and body moment are equal to 0 अर्थात बॉडी फोर्स कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया भाई, Fi इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, बॉडी फोर्स कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, Fi इज इक्वल टू 0। और बॉडी मोमेंटम, अरे भाई इसी के फॉर्मूले में ये आता है रो इंटू एफ ऑफ आई, ये एक प्रकार से P इज इक्वल टू mv आता है मोमेंटम वाला। तो लिखेंगे एंड एफ आई कैप या रो इंटू एफ आई कैप, ये भी हमारे पास क्या है, 0 है। सॉरी, रो इंटू एफ आई ये भी हमारे पास क्या है, 0 है। अगर ये नहीं लिख के देता तो भी चल जाता दोनों से। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या लिखा है, इफ का मतलब गिवन का काम करेंगे कि बॉडी फोर्स कंपोनेंट और हमारे पास बॉडी मोमेंट आर इक्वल टू 0। यस, यहां तक हम इस इक्वेशन नंबर 2 तक आ गए हैं। और मेरे हिसाब से इस इक्वेशन नंबर 2 तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां से दोनों को हटा के एक बार इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। ठीक है भाई, हमारे पास हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो हालांकि पहले की हमें जरूरत नहीं रहेगी, फिर भी हमने देखा, ये लो, ये हमारे पास क्या आ गए, 0 एंड हमारे पास एफ आई भी 0 है, रो एफ आई भी 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको एक बार देखना मत, या इसको रफ करना मत एक बार, या रफ मैं करूंगा नहीं, समझिए, क्योंकि हम यहाँ से इसके 0 0 0 0 0 की वजह से 2 क्रॉस 2 बचा था। और इस बात की गारंटी लैंग्वेज में दे दी कि y1 एंड y2 का फंक्शंस ओनली बचा है। अब हमें क्या करना है, फाइंड ए रिलेशंस बिटवीन, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड, अब हमें निकालना क्या है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, हमें एक संबंध बनाना है, या एक रिलेशंस निकालना है किस किस के बीच में, द नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट, the non-zero stress component and non-zero stress component। हमें अब एक रिलेशंस निकालना है, फाइंड ए रिलेशंस बिटवीन द non-zero stress component and a single function phi, and a single function से phi is equal to, या phi y1 y2 so that, अतः if, यहां मैं क्या लिख देता हूं, if, so that का मतलब फिर से गिवन का काम करेगा। all equilibrium equation are satisfied, i.e. देखिए गिवन ही गिवन भरा पड़ा है इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास। ठीक है, तो वापस यहां तक मैंने डिलीट कर दिया है, वो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रूप में लिख चुके हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर करो, जो हम डिलीट कर चुके हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिख चुके हैं। हमें पता था स्ट्रेस टेंसर्स हमारे पास ये थे, सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13, सिग्मा 21, सिग्मा 22, सिग्मा 23, सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 में ये 0, ये भी 0, ये 0 सिग्मा 23, ये भी 0 और ये 0। तो ये तो हो गए 0 स्ट्रेस वाले। नॉन जीरो कौन से बचे भाई, 2 क्रॉस 2 में। इस बात की गारंटी यहां भी लिख दी कि रिमेनिंग फंक्शन है y1 एंड y2 का है, यानी ये हमारे पास नॉन जीरो बचे, ये हमारे पास नॉन जीरो बचे। तो हमें करना क्या है, एक रिलेशन निकालना है। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन द नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट, यानी नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट कौन कौन सा है, एक तो सिग्मा 11, एक सिग्मा 12, एक सिग्मा 21। हालांकि इन दोनों का आंसर सिग्मा 12 और सिग्मा 2 का एक ही आएगा, बट एक बार तो लिखेंगे नहीं, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो एंड नॉन जीरो। तो ये हो गया हमारे पास नॉन जीरो स्ट्रेस टेंसर।
ठीक है भाई, ये हो गए हमारे पास नॉन जीरो स्ट्रेस टेंसर एंड ए सिंगल फंक्शन से फाई के रूप में निकालना है इफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब चलते चलते ये भी दे दिया कि भाई आप एक रिलेशन निकालिए नॉन जीरो स्ट्रेस के अंदर और एक सिंगल फंक्शन फाई के अंदर, सिंगल फंक्शन से फाई के अंदर y1 y2 लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फाई फाई y1 y2, है ना। तो हमें एक रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, सिग्मा 1 और फाई के बीच में। किनका रिलेशन कैसे आएगा, कैसे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, ये हमें फाइनल आंसर्स लेके आना है। बट चलते चलते दे दिया सो दैट ऑल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। चलते चलते ये भी गिवन का काम कर दिया कि इफ ऑल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। अब बताइए, अभी अभी हमने लिखा था जस्ट पहले वाले एग्जांपल में भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड IE। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम होता ऐसे है, या लिख देते हैं IE सिग्मा JI और कॉमा J प्लस f ऑफ I इज इक्वल टू 0। अभी निकाला था फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो वही हमारे पास है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, या मोमेंट वाली भी ले सकते हो। इक्वेशंस 2 काम में लीजिए, यूजिंग इक्वेशंस 2। पहले तो इसी के लिए देखिए, यूजिंग इक्वेशन 2, ये ऐसे देखिए, दैट इंप्लाइज, ये हमारे पास बचेगी सिग्मा JI कॉमा J प्लस 0 और साइड में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। साइड में क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन से 2, ठीक है। तो हम साइड में हमारे क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन से 2। अब यहां से देखिए हमारे पास सबसे पहले 1 के लिए निकालेंगे तो 1 आएगा। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, देखो सिग्मा JI और J, पहले हम 1 के लिए निकालेंगे, इसके लिए 1 के लिए निकालेंगे तो ये 1 आएगा। 1 का मतलब y1 y2 y3, और y3 है ही नहीं, y1 और y2 ही है, y1 और y2 ही है, तो ये क्या बन जाएगा भाई हमारे पास से डेल सिग्मा 1। अरे भाई ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिख दो, सिग्मा 1/1, और 1 का मतलब यहाँ y1 माना जाएगा, 1 का मतलब हमारे पास यहाँ y1 माना जाएगा। तो हम लिखेंगे डेल सिग्मा 1 अपॉन डेल y1। और देखो मैं एक बार वो मैट्रिक्स वापस लिख देता हूँ। यहाँ अब हमारे पास कुल में इतनी बची है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 और सिग्मा 2। तो एक तो इसके लिए यहाँ j कितना आ गया भाई, 2 आ गया। देखिए ध्यान से, पहले में y1 के सापेक्ष, दूसरे में y2 के सापेक्ष, तो दूसरे का आप कर दो y2 के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा प्लस सिग्मा 2, ठीक है भाई, सॉरी 1 प्लस सिग्मा 1 इसका किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे भाई, y2 के रिस्पेक्ट में। इसका किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, y2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यही है हमारे पास नॉन जीरो वाले, ये रहे देखो नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट। तो ये तो दोनों एक रो में आ गए, और ये दोनों एक रो में, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। एक इक्वेशंस आप इसे दे दो, इक्वेशंस नंबर 3 नाम।